नमस्ते मित्रों, मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। यह मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट। मैं ये वीडियो लीगल अवेयरनेस के लिए बनाता हूँ, जनरल नॉलेज के लिए बनाता हूँ, सामान्य आम जनता के जानकारी के लिए बनाता हूँ, क्योंकि कानून में बहुत परिवर्तन होता रहता है। आम जनता को इसके बारे में सामान्यतः जानकारी नहीं होती है। कई जूनियर एडवोकेट्स को भी इसके बारे में पता नहीं होता है, और उन सब के जानकारी के लिए, सहयोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इससे सभी लाभान्वित हो, और इसमें किसी प्रकार का दूसरा कोई आशय नहीं है। मित्रों, कानून में बहुत परिवर्तन हुआ है। हम अब आज अपराध पर, ये मेरा 8वां एपिसोड है, और वैसे मेरे मूल एपिसोड जो टोटल है उसमें ये मेरा 29वां एपिसोड है, और आप इसे ज़रूर देखें। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में और भारतीय दंड संहिता 1860 में जो परिवर्तन है, आज हम एक मर्डर के बारे में बात करेंगे। हत्या में व्यक्ति दोष मुक्त कैसे हो जाता है। इसमें बहुत बड़ी भूल होती है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की। विवेचना में भूल होने के कारण से उसका लाभ अभियुक्तों को मिलता है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि अभियुक्त को कोई भी अपराध करे उसे बरी होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए, पर जो बेगुनाह दंडित होते हैं वो नहीं होना चाहिए। निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी उसका परिवार है। उसकी न्यायालय में उसकी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, और आखिरी में जब 10 साल 15 साल बाद कहा जाता है कि आप तो दोष मुक्त हैं, तो उसका वो जो 10-15 साल का समय न्यायालय में बीता, उसका क्या? उसके बारे में कौन सोचता है? इसलिए हम ये उनके हित के लिए ला रहे हैं जो निर्दोष है, बेगुनाह को सज़ा न मिले। इसलिए हम कानून की भी सहायता कर रहे हैं, न्यायालय की भी सहायता कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी इससे मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। पहले 302 जो था उसको अब 103 में आ गया है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि कई तरह का एविडेंस होता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी सज़ा दी जाती है, पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो होता है, जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाता है कानून की भाषा में, वो उसकी कड़ी एक दूसरे से मिलना चाहिए। लास्ट सीन टुगेदर, किसी ने देखा उनको दोनों को साथ में जाते हुए, मृतक को और अभियुक्त को, तो वो ठोस होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट भी उससे कनेक्टेड होना चाहिए। बरामदगी होती है, ब्लड स्टेन्स, कपड़े हैं, वस्तुएं हैं, हथियार है, वस्तु उनका भी, हथियार में जो उपयोग हुआ है उसके भी रक्त का मिलान, ग्रुप का मिलान, और उसका मानव रक्त होना, ये सारी बातें भी होना चाहिए। और बरामदगी भी ओपन प्लेस से नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए कि वो केवल अभियुक्तों को ही मालूम है कि वो चीज़ वहाँ पर छुपाई गई है, उसके अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए। अगर आप खुले स्थान से अगर कोई चीज़ जब्त कर रहे हैं, सब लोगों का आना जाना वहाँ पर है, तो कोई भी रख सकता है, उस पर से कोर्ट उसको बरी कर देगी। और मेडिकल रिपोर्ट से उसका कंसिस्टेंसी नहीं है, संगतता नहीं है, इनकन्सिस्टेंट है, तो भी उसको दोष मुक्त किया जाएगा। बरामदगी में ब्लड अगर जब्त हुआ तो ब्लड, मृतक का ब्लड ग्रुप और उसका जो कपड़े और हथियार में ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग है, तो उसके आधार पर भी दोष मुक्त होगा। डीएनए टेस्ट के आधार पर भी सज़ा होती है, पर डीएनए टेस्ट की जो प्रोफाइल है उसका भी उसके साथ मिलान होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ही प्रस्तुत नहीं करती है, कई बार डीएनए टेस्ट ही नहीं करवाती है। एफएसएल में भी बहुत कमियां होती हैं रिपोर्ट में, तो उसी कारण से अभियुक्त दोषी बरी हो जाते हैं। और कई बार निर्दोष व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है उससे कि निर्दोष व्यक्ति को पकड़ कर ले आए हैं, इसका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है कि अपराध में। इस संबंध में मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का उल्लेख करना उचित समझता हूँ। वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जजमेंट इंद्रजीत दास का है, उसमें त्रिपुरा राज्य का है। ये जजमेंट का निर्णय हुआ था 28/2/2023 को, और इसकी अपील का नंबर था 609/2015। तो मित्रों, इसमें ये देखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें
अभियोजन की कहानी ये थी कि मंटू दास, जो एक टेलीफोन संदेश से इसकी शुरू होती है, जिसमें उन्होंने केला शहर पुलिस स्टेशन को सूचित किया था कि शांतिपुर के पास केला शहर कुमारघाट सड़क पर भारी मात्रा में खून देखा गया। यह टेलीफोन संदेश बिंदु भूषण दास को प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर काजल रुद्रपाल के साथ डीजी रजिस्टर में, जो रोजनामचा अपन सामान्यतः बोलते हैं, उसमें उसकी एंट्री की और उसके बाद उन्होंने रवानगी डाली। अब वो घटनास्थल पर रवाना हुए और वहाँ पर उन्होंने सड़क के किनारे पर खून भी देखा। फिर वहाँ पर खून से सना हुआ बड़ा चाकू और एक धागा देखा। कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े भी पाए, कुछ मोटरसाइकिल के रियर मिरर के प्रतीत होते थे। इन सभी वस्तुओं को कब्जे में लेकर सील कर दिया गया और बरामदगी का ज्ञापन भी तैयार किया। आगे की जांच से सड़क किनारे जंगल में किसी भारी वस्तु को घसीटने के स्पष्ट निशान मिले थे। ये निशान मनु नदी तक जारी रहे और उसके बाद गायब हो गए। जब जांच चल ही रही थी तभी पुलिस स्टेशन को अर्जुन दास से सूचना मिली कि उनका भतीजा कौशिक सरकार पिछली शाम के यानी कि 19/6/2007 से लापता है। सूचना के अनुसार कौशिक सरकार पिछली शाम अपनी बाइक पर बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जांच अधिकारी कौशिक सरकार के मोहनपुर गांव स्थित घर गए, जहां उन्होंने उनकी मां का बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कौशिक सरकार अपने 2 दोस्तों इंद्रजीत दास और एक नाबालिग था किशोर के साथ बाहर गया था। इन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद जांच अधिकारी अपीलकर्ता के घर गए। जांच अधिकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने उनके समक्ष स्वीकार किया कि वे मृतक कौशिक सरकार की बाइक पर फाटिक राय और कंचनबारी क्षेत्र गए थे। रास्ते में उन्होंने शराब की एक बोतल खरीदी और बाबुल दास के साथ उसका सेवन किया। इसके बाद वे कैलाश शहर की ओर चल पड़े। शांतिपुर में वे शौच के लिए उतरे। कौशिक मोटरसाइकिल पर बैठा था। उसी समय दोनों आरोपियों ने ओझलिया से कौशिक सर पर हमला किया। ओझलिया मतलब बड़ा चाकू। उन्होंने हेलमेट, पर्स और 2 बड़े चाकू को पास के जंगल में फेंक दिया और शव और मोटरसाइकिल को पास के नदी तक घसीटकर नदी में फेंक दिया। फिर वे नदी तैरकर पार करके अपीलकर्ता के घर गए और अपने खून से सने कपड़े जला दिए। आरोपी किशोर के पर किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया गया और जो अपीलकर्ता जो सत्र न्यायालय के समक्ष उसका ट्रायल हुआ। मित्रों, इसमें सब गवाहों से पूछताछ की गई, दस्तावेज साक्ष्य भी प्रस्तुत किए और उनका एग्जिबिट भी करवाया और ट्रायल कोर्ट ने 19/4/2000 का फैसले में यह पाया कि इसने अपराध किया है और उसे 2 सज़ा सुनाई गई। अब इसमें मित्रों ये हुआ है कि ये पूरा केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, क्योंकि इसमें किसी ने भी अपराध होते हुए नहीं देखा था। अब परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में कानून स्थापित है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा इसमें उल्लेख किया है उन्होंने कि शरद बिरदीचंद सरदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केस 116 का उसमें हवाला दिया, जिसमें ऐसा उल्लेख किया गया, अभिमत दिया गया कि श्रृंखला इसकी ऐसी होना चाहिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कि उसका किसी तरह अभियुक्त का बचना संभव ही नहीं है। वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये उल्लेख किया कि शैलेंद्र राजदेव पासवान और ये बनाम गुजरात राज्य का AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट 180 के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए आवश्यक श्रृंखला उसकी कनेक्टेड कड़ी होना चाहिए और सुसंगत होना चाहिए, इरिलीवेंट नहीं होना चाहिए। रिलीवेंट उससे उसका जुड़ रहा हुआ और केवल यही होना चाहिए कि केवल इसी ने अपराध किया है, पर ऐसा इस केस में नहीं पाया गया। कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, ऐसी स्थिति थी।
इसमें फिर ये बताया गया कि 5-7 बिंदु दिए गए हैं। एक तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेंसरिया, मतलब उसका मकसद होना चाहिए, उद्देश्य। दूसरा ये था कि लास्ट सीन टुगेदर, मतलब अंतिम बार देखा है, इसकी ठोस साक्ष्य होना चाहिए। तीसरा था बरामदगी होना चाहिए जिस पर विश्वास कर सके कि ये इसमें यहाँ जहाँ बरामदगी जिस वस्तु की हुई है, वस्तु के बारे में केवल ही अभियुक्त ही जानता है, इसके अलावा कोई और व्यक्ति न यहाँ रख सकता है न कोई जानता है। और इसके बाद है चिकित्सा, मेडिकल रिपोर्ट से भी उसका कनेक्शन होना चाहिए, इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई एक्सपर्ट का हो उसमें एविडेंस तो और अच्छा है। तो इन परिस्थितियों की श्रृंखला होने पर ही आगे बढ़ सकता है केस। अब इसमें यह है कि ये मेंसरिया का हो गया। अब इसमें दूसरा ये कि एक वो 2 जजमेंट का और इसमें हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक था कुना उर्फ संजय बोहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य 2018 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केस 296। और तीसरा है रंगनायकी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा 2004 वॉल्यूम 12 सुप्रीम कोर्ट केस 521। इसमें भी यही स्थिति निर्मित हो रही है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भी सज़ा नहीं दी जा सकती है, उसको दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी कड़ियाँ नहीं मिली हो, तथ्य से तथ्य नहीं मिलता हो। शव बरामद नहीं हुआ था इसमें, और केवल एक अंग बरामद हुआ था, और कोई डीएनए नहीं करवाया, उसकी पहचान भी नहीं हो पाई कि ये शव कौशिक सरकार का ही था। तो ये जो पुलिस की गलती थी, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी की गलती थी उसमें जांच में ये लेकुना रह गया था, इसलिए इसके केवल एक अंग के आधार पर उसको दोष सिद्धि बिना डीएनए की जांच के नहीं की जा सकती थी। और फिर और ये बताया गया कि अगर मान लो उसके आधार इसको जो इन्होंने बताया कि कौशिक सरकार की मृत्यु हो गई है, उसके आधार पर सजा दी जाती और कौशिक सरकार फिर आके खड़े हो जाते, जीवित हो जाते, तो उस स्थिति में ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए उसको दोषी ठहराना उचित नहीं समझा गया। और अंतिम बार साथ जाने के लास्ट सीन टुगेदर का जो प्रिंसिपल है उसमें भी अर्जुन दास जो गवाह था उसने बताया कि सुबह पुलिस स्टेशन में दी गई पहली सूचना में इस बात पर कोई उल्लेख नहीं है कि कौशिक अपीलकर्ता और नाबालिग के साथ घर से निकला था। अर्जुन दास ने केवल इतना कहा कि उसका भतीजा कौशिक शाम को मोटर बाइक पर निकला था और वापस नहीं लौटा। हालांकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने बयान में उसने कहा था कि कौशिक और नाबालिग के साथ गया था अपीलकर्ता, और जब धारा 161 सीआरपीसी के बयान हुए तो उसमें उसने पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। और इसलिए अंतिम जो मुख्य गवाह है कौशिक की माँ है, जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट गवाह थी विटनेस, तो उसने तो बताया कि 19/2007 को शाम को लगभग 5 बजे वो कार्यालय से लौटी तो उसने कौशिक को अपने पिता की मोटरसाइकिल पर जाते देखा था। तब उसने पूछा तो उसने कहा कि वो अपीलकर्ता और नाबालिग के साथ गेट पर खड़े देखा। इसके बाद अपने जिले में धारा 161 के जो सीआरपीसी के कथन हुए थे उसके संबंध में कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं है। हालांकि उसके अनुसार उसने जांच अधिकारी को बताया था कि उसने अपीलकर्ता और नाबालिग को अपने गेट पर देखा था। तो इस स्थिति में ये एक गैर न्यायिक एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन था जिसको गैर न्यायिक वाले बयान पर आधारित है, उस पर आधार पर उसको सज़ा नहीं दी जा सकती थी। और यह इस प्रकार से इस केस में और बरामद भी जो हुई थी वो खुले स्थान पर हुई थी। तो इस परिस्थिति कड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि खून के धब्बे और जो चाकू बरामद होने के स्थान से किसी भारी वस्तु को नदी के किनारे तक घसीटना और फिर घसीटने के निशान समाप्त होने के ठीक नीचे नदी के तल से मोटर बाइक बरामद करना बिल्कुल सामान्य और अपेक्षित है। यह वो स्थान नहीं था जिसकी जानकारी केवल अपीलकर्ता को ही हो सकती थी, वो सार्वजनिक स्थान था। इसी प्रकार जो अंतिम बार देखने के सिद्धांत को और मजबूत का प्रयास करते, चूँकि पुलिस स्टेशन में दर्ज अर्जुन दास के टेलीफोन कॉल में न तो कौशिक के शाम को अपीलकर्ता और नाबालिग के साथ घर से निकलने का जिक्र था और न ही 161 के बयान में था। ऐसी स्थिति में उनको दोषमुक्त किया गया था। मित्रों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं आपके समक्ष और मेरी सारी वीडियो आप देख सकते हैं जो कानून पर है, डीएनए पर है, परिस्थितियों सारे बरी के संबंध में ही है। जहाँ पुलिस ने भूल की है उसके बारे में ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बल दिया है। तो आप इसको ज़रूर देखें, इससे मेरा प्रोत्साहन मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।